गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा चैप्टर चल रहा है और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, हमने इनहेरिटेंस तक का कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लिया है। इनहेरिटेंस क्या होता है, उसमें मेंडलिज्म का रोल था वो हमने देखा। उसके बाद टी.एच. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट को शो किया और अलग अलग तरीके से अनेक एलील के कॉन्सेप्ट को, जीन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। मेंडल के हमने 2 एक्सपेरिमेंट देखे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसके द्वारा लॉ दिए गए। उसके बाद उसमें कुछ एक्सेप्शन हमने देखे, मल्टीपल एलिडिज्म का, को-डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। उसके बाद और कॉन्सेप्ट हमने देखे, ड्रोसोफिला मेलोंगेस्टर एनिमल के ऊपर टी.एच. मॉर्गन के एक क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट हमने देखे, किस प्रकार उन्होंने एक जेनेटिक्स वर्ल्ड के अंदर क्रांतिकारी जो चीज़ थी वो बताई कि किस प्रकार क्रोमोसोम जो होते हैं वो इनहेरिटेंट होते हैं और वो किसी एक जीन, जो क्रोमोसोम किसी पर्टिकुलर जो जीन रखते हैं वो अपने करेक्टर को इनहेरिटेंट करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमने देखी, सटरन एंड बाविर द्वारा पढ़ी। तो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने लगभग इतना पढ़ लिया है। अब हम पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, वेरिएशंस, जो उसका चैप्टर का दूसरा पार्ट है। मतलब कि हम चैप्टर के हाफ पार्ट तक पहुंच चुके हैं, आधा पार्ट अब पूरा होगा वेरिएशंस से लेकर। क्या क्या वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस किस टाइप की होती हैं। तो हम पहले वेरिएशंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन तक पहुँचने से पहले हमें म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, भी म्यूटेशन होता क्या है या वेरिएशन क्या होती है, मतलब कि वेरिएशन होती क्या है, विभिन्नताएँ होती कैसे हैं। विभिन्नताएं मेनली कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें विभिन्नताएं मेनली 2 टाइप की विभिन्नताएं मोटे रूप से बांट सकते हैं। एक को हम बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशंस और दूसरे को हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशंस। सोमेटिक वेरिएशंस मेनली हम ये कह सकते हैं, सोमेटिक वेरिएशन मेनली क्या होती हैं, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक ही सीमित रहती हैं। मतलब कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो इन्वायरमेंट से इस तरह की वेरिएशन एक्सेप्ट करता है या वो उससे ग्रहण करता है, इस प्रकार की वेरिएशन को हम क्या करते हैं, एक्वायर्ड वेरिएशंस भी बोलते हैं। क्योंकि ये इनहेरिटेंट नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होती, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, उन प्राणियों के अंदर विभिन्नताओं के बेस पे ये, या उन प्राणियों में इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या करती हैं, उसको विभिन्नताएं करने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो उसमें अलग अलग वेरिएशंस हैं। फर्स्ट वेरिएशन हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल बेस, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस, मतलब कि वातावरणीय कारक कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वो उस एनिमल या प्लांट्स के अंदर क्या कर देते हैं, उन्हें अलग अलग वेरिएशंस करने के लिए अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। इनमें क्या होगा, एनवायरमेंटल के अंदर फर्स्ट वेरिएशन हम बोलेंगे तो उसमें आएगा सबसे पहले लाइट। लाइट का मेजर इफेक्ट पड़ता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल भी सर्वाइव अगर नहीं करेंगे ज़्यादा, अगर लाइट नहीं मिलेगी तो, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सीआरडियन मूवमेंट्स, मतलब कि उनको हम बोलते हैं दैनिक होने वाली क्रियाएँ जो होती हैं वो लाइट्स या सनलाइट पर डिपेंड करती हैं। प्लांट्स की खासकर हम बात करें, यहाँ पर कुछ एनिमल्स का एग्जांपल लेंगे। एक मछली पाई जाती है फ्लैट फिश, फ्लैट फिश की वैरायटी है एक सोलिया। वो जब अंडे से हैच होती है, अंडे से जब बाहर निकलती है तो उसकी पिगमेंटेशन और आई, पिगमेंटेशन और आई उसके दोनों फ्लैट होती है, इस तरह चपटी होगी, तो दोनों तरफ क्या होंगी, उसके पिगमेंटेशन होगा, उसके पिगमेंट पाए जाएंगे और दोनों तरफ उसकी क्या होंगी, आई होगी। लेकिन जब वो मिट्टी के ऊपर या समुद्र के किनारे अपने आप को वहाँ जब रखती है तो उसका एक सिरा क्या होता है, लेफ्ट साइड पे वो क्या करती है, अपने आप को वहाँ पर मिट्टी के अंदर रख लेती है और मिट्टी के अंदर पड़ी रहती है वो पानी के किनारे। तो ये फिश के लेफ़्ट साइड जब बिल्कुल ही वो किसी तरह से काम का नहीं है, तो जो लेफ़्ट साइड की पिगमेंटेशन है और लेफ़्ट साइड की जो आई है वो धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से लाइट का इनके ऊपर क्या पड़ा, इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि सोमेटिक वेरिएशन था, इन्वायरमेंटल था, लाइट था, और इन्वायरमेंट में जब उसने जन्म लिया
हैच हुआ तो उसके दोनों तरह के पिगमेंटेशन थे दोनों साइड पे और दोनों तरफ उसकी आई थी, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी थी कि वो वहाँ पर उसका हैबिटेट मिट्टी के अंदर उसको पड़े रहना है, तो उसकी एक आंख और पिगमेंटेशन एक साइड का, दूसरी पिगमेंटेशन है वो वहाँ से गायब हो जाए, उसका जो रंग का जो परिवर्तन है वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी आई भी वहाँ से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये रीज़न है। दूसरा हम रीज़न बात करें ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन ज़्यादा लाइट के अंदर अपने काम करेंगे तो ह्यूमन स्किन क्या करती है, मेलानिन का उत्पादन करती है। और जो व्यक्ति ज़्यादा लाइट में रहता है, सूरज की रोशनी में रहता है, तो उसके ऊपर मेलानिन की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी। जो व्यक्ति सनलाइट में बहुत कम जाता है या वहाँ पर उसको कम सनलाइट का सामना करना पड़ता है, उसमें मेलानिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जितने मेलानिन ज़्यादा बनेंगे उसकी स्किन उतनी ही डार्क होगी और जितने मेलानिन कम बनेंगे उसकी स्किन उतनी लाइट होगी। तो मेनली जहाँ पर जो व्यक्ति सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब उसका जन्म जो होता है, मान लो उसके जन्मजात उसके अंदर किसी भी टाइप से मेलानिन की मात्रा कम है, लेकिन सनलाइट या लाइट के जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें मेलानिन उत्पन्न करने के लिए उसे क्या कर देते हैं, थोड़ा उसके अंदर जो एंजाइम है या प्रोटीन है मेलानिन बनाने वाली वो बढ़ जाती है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में बनता है। तो एक तरह क्या हुआ, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर ही हुआ। इस तरह से हम एक एग्जांपल लें प्लांट्स का। जो प्लांट्स छायादार स्थानों पर रहते हैं, मतलब कि जिन प्लांट्स को लगातार बहुत बड़े बड़े वन होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो छायादार स्थानों पर रहते हैं, तो छायादार स्थानों पर रहने वाले प्लांट्स के स्टेम की इंटरनोड जो होती है वो थोड़ी सी लेंथी होती है और लीफ जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, थोड़ी सी चौड़ी होती हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को सनलाइट प्राप्त करने के लिए अपने आप को साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देती है। तो मेनली वनों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर हम देखते हैं जहाँ पर कैनोपी पाई जाती है, बड़े पेड़ फिर छोटे पेड़ फिर उससे छोटे पेड़, तो जो छोटे पेड़ हैं उनकी पत्तियों का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है। प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलने के कारण वो अपने पत्तियों के आकार को बढ़ा लेते हैं ताकि पत्ती किसी न किसी सरफेस के ऊपर सनलाइट गिरे तो वहाँ पर फूड फॉर्मेशन हो। वो अपने तने का आकार है, इंटरनोड्स हैं, वो बढ़ा देते हैं, ब्रांचेस बनने लगती है। ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी तो वहाँ पर ज़्यादा पत्तियाँ लगेंगी तो वहाँ पर फूड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो जो प्लांट्स शेड छायादार स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर सनलाइट बहुत कम मिलती है या कैनोपी एरिया में आ जाते हैं तो वहाँ पर उनको इस तरह की जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो वो किस तरह का वेरिएशन आया, सोमेटिक, मतलब कि इन्वायरमेंटल बेस्ड है। या फिर जो प्लांट्स ज़्यादा लाइट में रहते हैं, मतलब कि डेजर्ट एरिया में जहाँ लाइट बहुत प्रचुर मात्रा में रहती है, पानी कम होता है, तो उन पौधों के अंदर क्या होता है, उन पौधों की पत्तियाँ मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं और साथ में उनमें ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है और पत्तियों का साइज़ भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण उनमें वाष्पोत्सर्जन या एवोपोरेशन बहुत ही कम होता है, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम होगी। तो ये अलग अलग अडेप्टेशन हैं, प्लांट्स कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, एनिमल कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमने एग्जांपल लिया एनवायरमेंटल बेस का। या फिर हम बात करें लाइट का, जो एग्जांपल है एनवायरमेंटल फैक्टर में लाइट का, उस तरह से हम दूसरा फैक्टर यदि एनवायरमेंटल का देखें, ये लाइट के अकॉर्डिंग उनमें वेरिएशंस आती हैं, वो पहले नहीं होती लेकिन लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे क्या करते हैं, उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं। उसके बाद दूसरा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सीधी सी बात, जितनी अच्छी खुराक मिलेगी उस व्यक्ति का जो विकास है वो ज़्यादा होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलता है हमें हनी बी में, मधुमक्खी के अंदर। मधुमक्खी के अंदर एक होता है मेल जिसको हम बोलते हैं ड्रोन, एक होती है फीमेल जिसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होती है वर्कर और एक होती है क्वीन। दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम होता है, मतलब कि दोनों के अंदर सेम टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेल जो होता है वो हेप्लॉइड होता है जबकि फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। लेकिन उनको न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, यदि उस फीमेल को रॉयल जेली मिलती है, रॉयल जेली मिलती है तो अपने साइज़ को बढ़ा लेती है और वो फिर क्वीन कहलाती है और वो क्या देती है, अंडे देती है। लेकिन यदि उस मक्खी को रॉयल जेली नहीं मिलती है तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, छोटा होता है और वो केवल वर्कर होती है, वो अंडे नहीं दे सकती। तो इस तरह से क्या हुआ, डिप्लॉयड कंडीशन है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम है दोनों की, लेकिन
कंडीशन क्या हुआ यहाँ पर रॉयल जेली का, फूड का, न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के कारण क्या हुआ, उनमें कुछ वेरिएशंस आई, जिनमें क्या किया, एक दोनों ही मधुमक्खियों को आपस में क्या कर दिया, वेरिएट कर दिया, डिफरेंट कर दिया। एक को वर्कर बना दिया और एक को क्वीन। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होती है, दोनों की सेम होती है, दोनों में सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद हम थर्ड एग्जाम्पल देखें, न्यूट्रिशन के बाद हम थर्ड एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें क्या होगा, फर्स्ट हमने लाइट देखा, फर्स्ट लाइट देखा हमने, सेकंड हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन देखा, और थर्ड हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा, हाई टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स का यदि एग्जांपल लें जो ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, उनके रूट और शूट का रेशियो अलग अलग होता है। रूट जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, जबकि शूट क्या होता है वहाँ पर शॉर्ट होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्लांट्स को देखें तो वो वाष्पोत्सर्जन को बचाने के लिए और पानी की खोज के लिए अपनी जड़ों को लंबा कर देती हैं, जबकि पानी को बचाने के लिए शाखाएं कम से कम निकलती हैं या छोटी होंगी, और पत्तियों का जो साइज़ होगा वो साइज़ ऑफ लीफ वो भी क्या होंगी, स्मॉल होंगी, छोटी होंगी। तो इस तरह से टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद यदि हम बात करें हैबिटेट, कहाँ रह रहे हैं वो, आवास। जैसे हमने प्लांट्स देखे, कुछ मीजोफाइट्स होते हैं, कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं, और कुछ जीरोफाइट्स होते हैं, और कुछ स्कूलेंट्स होते हैं। हैबिटेट के अंदर क्या प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, क्या होगा, कुछ जीरोफाइट्स, कुछ क्या होते हैं मीजोफाइट्स, और कुछ क्या होते हैं यहाँ पर स्कूलेंट्स बोलते हैं, और कुछ क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो इस तरह से अलग अलग हैबिटेट होते हैं। एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स क्या होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे वो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाएंगे, डेजर्टिक एरिया में, एरिड जोन पाए जाएंगे, कुछ एनिमल्स होंगे वो एक्वेटिक हैबिटेट में होंगे। तो इस तरह से ये सभी क्या है, इनको इन्वायरमेंटल वेरिएशंस, इन्वायरमेंट में जिस प्रकार का हैबिटेट है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें वो वहाँ पर अपने आप को अडप्ट करते हैं, और अडप्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उनमें कुछ वेरिएशंस आती हैं। ये तो था इन्वायरमेंटल फैक्टर पर। दूसरा होता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम मिलते हैं प्लेयर्स का। प्लेयर्स जो होता है, एक ही परिवार में जन्म लेने वाले दो भाई, एक प्लेयर है और एक सिंपल घर पे रहने वाला है या एक सर्विसमैन है, तो प्लेयर की मसल्स जो होंगी मजबूत होंगी, जबकि सिंपल दूसरा भाई है जो सर्विसमैन है या घर पे अपना नॉर्मल काम करता है, उस व्यक्ति की मसल क्या होंगी, उस प्लेयर की बजाय क्या होंगी, बिल्कुल कमजोर। एक ही माता पिता की संतानें हैं, उन्होंने अपना जो प्लेयर है उसने अपनी मसल्स कैसे इंप्रूव की, एक्वायर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन अकॉर्डिंग अपने आप को खेलने के लिए अपनी मसल्स को इंप्रूव, उसने एक्सरसाइज की, जब दूसरे भाई ने एक्सरसाइज नहीं की, तो वो होता है यूज़ एंड डिसयूज़। इन सब के बेस पे लामार्किज्म हमने पढ़ा था, उसने भी अंगों के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर धारणा दी, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, वो सिर्फ वहाँ पर वहीं तक की एक एग्जाम्पल दिया। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का हाथ पैर कट जाता है तो उसके आने वाले संतानों के हाथ पैर नहीं कटते, है ना। महिलाएं जो है वो कानों के छेद करवाती हैं, लेकिन आगे आने वाले संतानों के कानों के छेद हैं वो हर बार करवाने पड़ते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, वो एक्वायर्ड ही हैं, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होते। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जर्म प्लाज्म थ्योरी विजमैन की। विजमैन एक साइंटिस्ट है, जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। उन्होंने के अनुसार ये था कि जननिक या जो क्रोमोसोम में कुछ परिवर्तन होता है तो वो कैरेक्टर इनहेरिटेंट होते हैं। यदि सोमेटिक सेल, मतलब कि यहाँ पर बात करें सोमेटिक सेल या सोमेटिक वेरिएशन जो होती हैं वो किसी भी तरीके से आगे इनहेरिटेंट नहीं होती, वो वहाँ पर उसी इंडिविजुअल पर आकर
ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं। वेरिएशंस इन्वायरमेंटल बेस पे होती है, तो केवल इंडिविजुअल तक ही सीमित रहती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होती, वो किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती है। अब हम बात करें दूसरी जर्मिनल जो जर्मिनल वेरिएशंस की या जननिक विभिन्नताओं की। जननिक विभिन्नताओं के अंदर क्या आएगा? जननिक विभिन्नताएं क्या होती हैं? ये इनहेरिटेंट होती है, मतलब कि ये आगे से आगे क्या होती हैं? आगे वंशावगत बढ़ती, क्योंकि यहाँ पर किस में चेंज होगा? उसके जर्मिनल सेल्स में, जनन कोशिकाओं में, जो उसमें क्रोमोसोम में, उसमें जो जनन करने वाली सेल्स हैं जिसमें गैमेट बनते हैं, तो गैमेट में कुछ चेंजेस होता है जिसके कारण उनमें वेरिएशंस होती हैं। एक वेरिएशन ऐसी होती है जिनको बोलते हैं कंटिन्यूस, लगातार होने वाले परिवर्तन, और दूसरे वेरिएशंस होते हैं डिसकंटिन्यूस। हमने टी.एच. मॉर्गन के कॉन्सेप्ट में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, जिसमें हम पढ़ा एक क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? दो क्रोमोसोम आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम जब गैमेट बनाते हैं तो आपस में क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग करने के बाद में उसमें कुछ जीनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, और ये कहलाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जिसके पास आने वाले जो संतानें होते हैं उसमें कुछ वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस का मतलब क्या होती है? इन्हें कंटिन्यूस वेरिएशंस बोलते हैं। लगातार उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ छोटे परिवर्तन आते रहते हैं, और वो कंटिन्यूस रहते हैं, उनमें किसी भी तरीके से कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगता। अगर सिंपल सा एग्जाम्पल लें, एक यहाँ पर अपने ग्राफ बनाएं, एक छोटा सा, ये ग्राफ है, यहाँ पर मैंने फिगर लिख देता हूँ। 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखना। 4, 5, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 6, फिर 6.1, इस तरह से। तो ये क्या है? या आपने इसको एक नॉर्मल, इसको ले लेते हैं 9, 10, 11, 12, और उसके बाद 6। ये हाइट है, 5 फीट मिनिमम, और उसके बाद मैक्सिमम कितनी मर्जी हो सकता है? 0.2 हो गया, तो यहाँ पर कितने फीट हो गया? यहाँ पर 6 फीट वाली हाइट है वो आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता चला जा रहा है? ये हाइट की वेरिएशंस, ये जो ग्राफ है ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? इस तरह से। ये मतलब कि जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता जा रहा है? ग्राफ, मतलब कि जो एवरेज हाइट को अपन ये माने, एवरेज हाइट ये माने, तो इस तरह की वेरिएशन क्या होती हैं? कंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक ये हाइट की थी, ये एवरेज हाइट चल रही थी, उसके बाद धीरे धीरे क्या आता गया? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के कारण आता गया, क्या चला गया? वहाँ पे हाइट का जो रेशो था वो ये हो गया, उसके बाद ये मतलब कि एवरेज हाइट आने लगी, उसके बाद धीरे धीरे और वेरिएशन आता चला गया। वेरिएशन आने के बाद क्या होगा? वहाँ पर हाइट जो थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती चली गई, या आपने ये कह सकते हैं हाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट होती चली गई। तो ये क्यों होता है? ये मेनली होता है जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से, या आपने ये बोल सकते हैं उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। एक हाइट का एग्जांपल लिया, इसका हम, या आपने ये कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, या फिर हम ये कहें कि जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्रोमोसोम जब अलग अलग होते हैं ना फेज़ के अंदर, तो अलग अलग क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं, तो वहाँ से भी क्या हो जाती हैं? वेरिएशंस आ जाती हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इससे फ़ायदे क्या हैं? इससे एक तो हाइट इंप्रूव होती है, नस्ल का सुधार होता है। यदि हम पशुओं की बात करें, मिल्क ईल्ड, वैरायटी इंप्रूव होती है। यदि कोई बकरी या भेड़ है तो उसके द्वारा ऊन की वैरायटी हमने बढ़ानी है, तो उससे उपज बढ़ाना है, फसल का उपज बढ़ाना है, तो लगातार हम क्या करते जा रहे हैं? उसमें वेरिएशंस लाते जा रहे हैं, वो कंटिन्यूस वेरिएशन कहलाता है। हम दो अलग अलग एनिमल्स को क्रॉस करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर होता है, तो वो भी क्या तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। जो क्रॉसिंग ओवर वहाँ पर भाग लेगा, तो वहाँ पे क्या आते हैं? अलग अलग वहाँ पे वेरिएशंस आते चले जाते हैं, जिसके कारण
जो एनिमल है वो अपने आप की वैरायटी को सुधार करता है। तो एक बार किसी हाइट बढ़ गई तो हाइट वाले जीन उसके पास रहेंगे, जब वो दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा तो वो जीन क्या होंगे, धीरे धीरे उनमें सुधार होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे वेरिएशंस, कंटिन्यूस वेरिएशन आते हैं और ये वेरिएशन लगातार चलते रहते हैं और इन वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस वेरिएशंस। कंटिन्यूस वेरिएशन को मेनली दो पार्ट में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं अभी। एक वेरिएशन, कंटिन्यूस वेरिएशन को हम फिर दो पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से होंगे, एक ऐसा वेरिएशन जिसको मैंने रिकॉम्बिनेशन बोला, उसको हम बोलते हैं सबस्टेंटिव। एक कहलाता है सबस्टेंटिव वेरिएशन और दूसरा कहलाता है मेरिस्टिक वेरिएशंस। अब होते क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। सबस्टेंटिव वेरिएशन का मतलब कोई हाइट का इम्प्रूवमेंट है, ईल्ड वो क्रॉप में हो सकती है या एनिमल में हो सकती है, सुधार हो सकता है, मिल्क प्रोडक्शन, इस तरह के वेरिएशन जो होते हैं सबस्टेंटिव होते हैं, मतलब कि वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरे तरह के वेरिएशन होते हैं मेरिस्टेटिक, चेंज इन नंबर, मतलब कि यहाँ पे उनमें ऑर्गन्स में चेंज आना शुरू हो जाता है। ये तो हम उपज बढ़ाने के लिए, अपने कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए, फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम करते हैं। दूसरे होते हैं मेरिस्टिक, वहाँ पे उस एनिमल के अंदर ही कुछ चेंजेज आ जाता है। जैसे एग्जांपल लें हम स्टारफिश के मेनली क्या होती हैं, 5 आर्म आए, लेकिन कभी कभी क्या होती है 6 आर्म वाली भी स्टारफिश पाई जाती है। इस तरह के एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टिक। उसमें कुछ परिवर्तन आया, कोई जो है उसके अंदर अर्थवर्म का एग्जाम्पल लें अपने, अर्थवर्म में सेगमेंट की संख्या बढ़ जाना, अर्थवर्म के अंदर क्या हो जाता ना, उनके सेगमेंटेड की संख्या क्या होता है ना, इंक्रीज हो जाना। तो ये इस तरह का, मतलब कि उसके अंदर कुछ नंबर्स में चेंज हो रहा है, उसके ऑर्गन के अंदर नंबर चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह के वेरिएशन उसके हम बोलते हैं हम मेरिस्टिक वेरिएशन। ये किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होते, ये बेनिफिशियल होते हैं। और सबस्टेंटिव मतलब कि ये आगे से आगे हाइट, मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्राफ के द्वारा, हाइट लगातार क्या होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। दूध का उत्पादन है वो आने वाले पशुओं में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम फसल का उत्पादन है, आज से 20-30 साल पहले देखें फसल का उत्पादन कम होता था, लेकिन क्रॉप के अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती चली जा रही है, वो कंटिन्यूस वेरिएशन आती चली जा रही है। इसी कारण फसलों का उत्पादन भी क्या होता चल रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये थे कंटिन्यूस वेरिएशन, या हम इसको बोल सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने इसको क्या नाम दिया, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि वेरिएशन आई, वेरिएशन के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया, और अडेप्ट करते करते उसके अंदर वेरिएशन जो होंगी वो धीरे धीरे फिक्स होती गई और आगे से आगे उसमें वेरिएशन बढ़ती चली गई। इसलिए हम क्या बोलते हैं, नेचुरली सिलेक्शन। यदि वेरिएशन नेचुरली सिलेक्ट नहीं होती तो वो एनिमल या प्लांट वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करता। उसके बाद ये वेरिएशन हमने देखी, कुछ वेरिएशन इंडिविजुअल तक सीमित रहती हैं, मतलब कि उस एनिमल के अंदर वहीं तक ही सीमित रहती है। दोबारा उसको दोबारा यदि उसकी नई पीढ़ी बनती है तो उसको फिर उन वेरिएशंस को एक्वायर करना पड़ेगा। एक्वायर करेगा तो ठीक, नहीं एक्वायर करेगा तो फिर किसी भी तरीके से सर्वाइव नहीं करेगा। दूसरी वेरिएशंस होती हैं लगातार उसके अंदर सुधार होता चला जाता है, उसके अंदर वेरिएशंस होने से उनमें सुधार होता चला जाता है। तो ये वेरिएशन जो होती हैं उनका वेरिएशंस का पता नहीं चलता, मतलब कि कंटिन्यूस वेरिएशन जो होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी ज़्यादा उसमें बहुत ही माइनर तरीके से या छोटे तरीके से सुधार होता है कि हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर कोई नए गुण बदले या नहीं बदले। मतलब कि ये वेरिएशन लगातार चलती रहती है, इससे कोई नई स्पीसीज़ नहीं बनती। इसको हम नॉर्मल नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, जो डार्विन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसमें नेचुरली एनिमल या प्लांट जो होते हैं अपने आप को नेचुरली सिलेक्ट करते हैं। दूसरा हम वेरिएशन जर्मिनल वेरिएशंस के अंदर जिसमें जनन कोशिका में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। मतलब कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ना होकर अचानक ही स्पॉन्टेनियस परिवर्तन आता है, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में उसका हाथों हाथ ही परिवर्तन हमें
दिखाई देने लग जाता है, इस प्रकार के वेरिएशंस को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। इसे हम बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, इसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स, और इसी को हम बोलते हैं साल्टेशन। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाने वाली चारों टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ऐसे वेरिएशन जो डिसकंटिन्यूस होती है, अचानक होती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमें अचानक दिखाई दे जाती है, इस वेरिएशन को हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन, इसी को हम साल्टेशन बोलते हैं। इसी को स्पोर्ट्स, म्यूटेशन को स्पोर्ट्स नाम भी दिया गया है, और साल्टेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, साल्टेशन भी बोलते हैं। ये म्यूटेशन के अलग अलग टर्मिनोलॉजी, और एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत बार, असंख्य बार, बहुत बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, उनमें से कोई एक टर्म है वो आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। तो ये होती है कंटिन्यूस वेरिएशन या म्यूटेशन। तो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर वेरिएशन को मेनली यहाँ पर आपका छोटा सा टॉपिक दे रखा है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन ऐसी चेंजेस होती हैं जो अचानक ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, एक्सीडेंटल चेंजेस होते हैं। म्यूटेशन होते क्यों हैं, किस कारण से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा दी जाएगी, जिसके द्वारा आपको ये समझाया जाएगा कि म्यूटेशन होते क्या है, म्यूटेशन किस किस वजह से होते हैं। वहाँ पे क्रोमोसोम, मतलब कि यहाँ पर जर्मिनल वेसिकल वेरिएशन है जनन कोशिकाओं में, तो क्रोमोसोम के लेवल पे चेंजेस हो सकता है, क्रोमोसोम का नंबर बदल सकता है। क्रोमोसोम के बाद जीन के लेवल पे कुछ परिवर्तन हो सकता है, जीन के लेवल पे ना होकर कुछ नाइट्रोजन बेस के लेवल परिवर्तन हो सकता है। तो अलग अलग म्यूटेशन के वहाँ पर एस्पेक्ट्स हैं। तो अलग अलग म्यूटेशन को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो म्यूटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको इन 4 टर्म से बताया जाता है, स्पोर्ट्स, साल्टेशन, म्यूटेशन और स्पॉन्टेनियस या अचानक होने वाले परिवर्तन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।